ये कहानी है रामपुर नामक एक गांव की, जिसमें धनीराम अपनी पत्नी सुनीता और बूढ़ी माँ के साथ रहता है। सुबह का वक्त था। सुनीता धनीराम से बोलती है, अरे जी देखिए ना, हमारे आम के पेड़ में फिर से आम आ गए हैं। लगता है इस बार खूब फल होंगे। हाँ सुनीता, जब तू घर में हंसती है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। बस तुम इसी तरह हमेशा खुश रहा करो। इतना सुन धनीराम की बूढ़ी माँ बोलती है, हाँ हाँ हाँ, सही कहा सुनीता तुमने, खूब फल होंगे। पर कोई फल तो इस घर में असली भी चाहिए सुनीता, जो हमारी किस्मत में है पता नहीं है भी है या नहीं। सुनीता, हमें कब पोता देगी तू? सुनीता अपनी सास की बात सुनकर उदास हो जाती है और उदास मन से बोलता है, माँ जी, ये सब तो भगवान की मर्जी है और एक न एक दिन वो दिन जरूर आएगा जिस दिन इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। माँ जी। माँ, तुम क्यों रोज रोज ये ताना देती हो उसे? वो भी दुखी हो जाती है तुम्हारे ये रोज रोज के ताने से। अब अगर हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसमें उसकी क्या गलती है? दुखी होती है तो खूब हो, इसमें मैं क्या करूं? पर सच्चाई तो यही है, जब तक गोद ना भरे औरत अधूरी होती है। पर माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे भी दुख है कि मैं माँ नहीं बन सकती। मुझे भी दुख है कि मैं आपको ये खुशी नहीं दे सकती। हाँ हाँ, बस ये ढोंग करना आता है तुझे। बस करो माँ, अब तुम और कब तक इसी तरह सुनीता को ताना देती रहोगी? आखिर वो भी इंसान है ना। सुनीता और धनीराम की शादी को 8 साल हो गए थे, पर अभी तक उनके बच्चे नहीं हुए। इसी बात से सुनीता की सास आए दिन उसको भला बुरा सुनाती रहती है। अगले दिन सुबह होती है। सुनीता, मैं जंगल जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आऊं। ठीक है जी, जाइए और जल्दी वापस आ जाना, ज्यादा समय मत लगाना। धनीराम जंगल की ओर चल देता है और जंगल पहुंचकर बोलता है, अगर आज कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाए तो आज चूल्हे में अच्छे से आग जलेगी। तभी धनीराम को झाड़ियों से एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कौन है वहाँ? तभी धनीराम देखता है कि एक छोटा सफेद खरगोश झाड़ियों के पीछे छुपक रहा है। मुझे बचा लो, मैं मुसीबत में हूँ, नहीं तो वो शेर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ जाएगा और मुझे खा जाएगा। अरे खरगोश, तू तो इंसानों की तरह बोलता भी है। हाँ हाँ, मैं इंसानों की तरह ही बोलता हूँ, पर डरो मत, मैं बुरा नहीं हूँ। बस तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। प्यारे खरगोश, वैसे तेरा नाम क्या है? मेरा नाम तो कुछ नहीं है, पर अगर तुमको मेरा नाम रखना है तो तुम बिल्कुल मेरी तरह एक प्यारा सा नाम रख सकती हो मेरा। ओ, वैसे तुम बहुत शरारती हो प्यारे खरगोश, इसलिए मैंने सोचा है मैं तुम्हारा नाम चीनू रखूं। इसलिए बताओ कैसा लगा तुम्हारा नाम? हाँ, वैसे अच्छा ही है, चीनू नाम बिल्कुल मेरी तरह प्यारा सा। चलो अच्छा है, तुमको नाम तो पसंद आया। अब तो ठीक हो ना तुम? अब तो नहीं लग रहा किसी से डर? हाँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं, पर अगर वो शेर आ गया और मुझे खा गया तो? इसलिए क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मुझे अब इस जंगल में डर लगता है। पर मेरे घर में माँ और बीवी भी हैं, उन्हें कैसे समझाऊंगा? उन्होंने मना कर दिया तो? वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ और साफ सफाई से रहता हूँ, और हाँ, साफ सफाई भी खुद करता हूँ। मुझे सब कुछ आता है, इसलिए उनको मेरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, आजा, देखता हूँ कैसे निपटे हैं तेरे वादे। खरगोश और धनीराम घर की ओर चल देते हैं। उनको देख सुनीता बोलती है, ये क्या जी, आप खरगोश लाए हैं और ये तो हमें ही देख रहा है, वो भी अजीबो नजरों से। कहाँ से लाए हो इसको? तुम खुद ही पूछ लो इससे। मैं इससे क्या पूछूं जी, ये तो एक जानवर है, इंसान थोड़ी है जो हमारी तरह बोल कर बताएगा।
ऐसे मत बोलो, क्योंकि मैं सुनता और बोलता भी हूँ, बिल्कुल हूबहू इंसानों की तरह। खरगोश को बोलता देख सुनीता चौंक जाती है और बोलती है, हाय राम, ये तो बोलता भी है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ, सुनता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, तुम इंसानों की तरह ही। क्या जी, इस बोलने वाले खरगोश को कहाँ से ले आए आप? तभी वहाँ धनीराम की बूढ़ी माँ सुनीता आ जाती है और बोलती है, तू कौन है रे? कोई तांत्रिक है क्या, या कोई जादू टोना जानता है? और यहाँ क्या कर रहा है तू? हमारे घर में बोलने वाला खरगोश आया कहाँ से? माँ, डरने की जरूरत नहीं है, इसने मेरी जान बचाई है और मैं इसे झाड़ी से निकाल कर लाया हूँ। ये दोस्त है, दुश्मन नहीं। दोस्त भी बना लिया इस चलिए खरगोश को, पता नहीं ये कुछ कर ना दे। मेरा नाम चीनू है, चीनू, और ये नाम धनीराम ने रखा है, और मैं केवल मदद करना चाहता हूँ। अरे ये देखो, ये तो कैसे पटर पटर बोल रहा है, लगता है कहीं से जादू टोना सीख कर आया है। अरे नानी माँ, मैं कोई जादू टोना सीख कर नहीं आया, मैं तो आप लोगों की तरह ही हूँ, पर आपकी तरह दिखता नहीं हूँ बस। अरे माँ, जाने भी दो ना, देखो ना कितना प्यारा और मासूम है ये खरगोश। हाँ दादी माँ, धनीराम सच बोल रहा है, मैं बहुत प्यारा और मासूम खरगोश हूँ, कभी किसी को परेशान नहीं करता, आपको भी नहीं करूँगा, बल्कि आपकी मदद करूँगा बस। अगर तू सच में अच्छा है और मदद करना चाहता है तो इस घर में बरकत लाना और सुनीता की गोद भरवा देना। यह तुम क्या बोल रही हो माँ? जब देखो जब बच्चा बच्चा, और इसमें यह बेचारा खरगोश क्या करेगा माँ? हाँ माँ जी, इसमें ये खरगोश कुछ नहीं कर सकता, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है माँ जी। चुप कर तू, जब तू ही नहीं कर सकती तो ये दूसरे से क्या शिकायत। सब्र रखो अम्मा, सब्र का फल मीठा होता है, वक्त आने पर सब अच्छा होगा। इतना बोलकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह होती है। सुनीता और धनीराम आपस में बात कर रहे थे। सुनिए जी, आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा अजीब है? एक खरगोश जो इंसानों की तरह बोलता है, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, अजीब तो है, लेकिन दिल कहता है ये हमारे लिए कुछ अच्छा लाएगा। हाँ, हो सकता है। तभी वहाँ पर धनीराम की बूढ़ी अम्मा आ जाती है और बोलती है, तो इन मूर्खों को चलिए खरगोश को लेकर सपने सजाए बैठे हैं, हे भगवान, इन दोनों को कब बुद्धि दोगे? क्या माँ, जब देखो जब ताने मारती रहती है, कभी शांति से बैठ भी सकती है क्या? हाँ, बस कुछ सही बोल दो, मिर्ची लग जाती है, जब देखो जब उसकी साइड लेता रहता है। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, तुम ऐसे ही लगे रहो, सारा का सारा दिमाग खराब कर देती हो मेरा तो। हाँ तो जाना, मुझे क्या सुनाता है, जाता है तो खूब जा यहाँ से। अपनी माँ की कड़वी बातों को सुनकर धनीराम गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसकी माँ भी वहाँ से चली जाती है। पता नहीं, माँ जी का तो कुछ समझ नहीं आता, जब देखो जब हाथ धो के हमारे पीछे पड़ जाती है, और पता नहीं माँ जी की बातों को सुनकर भी ना जाने कहाँ चले गए गुस्से में। तभी वहाँ पर खरगोश आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ सुनीता भाभी, कुछ परेशान लग रही हो? आज फिर कमजोरी सी लग रही है, शायद थक गई हूँ इसलिए लग रहा है ऐसा। सुनीता भाभी, आप ठीक तो हैं? चेहरा बहुत पीला लग रहा है आपका। अरे कुछ नहीं चीनू, बस थोड़ी थकावट है, तुम चिंता मत करो। आप बोलो तो मैं धनीराम भैया को बुला लाऊं? नहीं नहीं चीनू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धनीराम की माँ आंगन से ताने मारती हुई बोलती है, थकावट, कुछ किया क्या जो थक गई? जब औरत माँ नहीं बन सकती तो शरीर भी ऐसे ही कमजोर पड़ने लगता है। ये सुन सुनीता का चेहरा उतर जाता है और उसी समय धनीराम वहाँ आ जाता है। माँ,
एक दिन भी ताना दिए बिना नहीं रह सकती क्या आप? इंसान की तबीयत खराब है और आपको बस ताने देने हैं। सच कहती हूँ, ये बीमारी बस एक बहाना है। भगवान ने संतान नहीं दी तो क्या दोष है मेरा इसमें? तुम ठीक तो हो ना सुनीता? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। सुनीता की हालत बिगड़ती जाती है और वह बिस्तर पकड़ लेती है। सुनीता, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अब रोज बुखार और कमजोरी ठीक नहीं लगती और तुम्हारी तबीयत तो दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। धनीराम भैया, आप चिंता मत करें, पर सच में अब इलाज जरूरी है। मगर चीनू, जेब में पैसे नहीं हैं, खेत सूखा पड़ा है, काम भी ठप है। मैं सुनीता का इलाज कराऊं तो कराऊं कैसे? धनीराम भाई, तुम्हारा बड़ा भाई है ना, तुम उसके पास जाओ और उससे पैसे उधार ले आओ और सुनीता भाभी का इलाज कराओ। हाँ चीनू, तुम सही बोल रहे हो। ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैं बड़े भाई के पास जाता हूँ, शायद में कुछ मदद मिल जाए। धनीराम अपने भाई हरिराम के घर जाता है और चीनू भी उसके साथ जाता है और धनीराम अपने भाई हरिराम से बोलता है, भैया थोड़े पैसे चाहिए थे। सुनीता की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। भैया आप मेरी मदद कर दो ना कुछ। तू भी धनीराम, जब पैसा कमाने का टाइम था तब तू जंगलों में भटकता रहा, अब आया है मदद मांगने। भैया ऐसा मत बोलिए, बस मेरी कुछ मदद कर दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी वापस लौटा दूंगा। यह सुनते ही हरिराम की पत्नी ममता बोलती है, हमारे घर पेड़ नहीं है कोई पैसे का, और फिर तेरी बीवी तो वैसे भी बांझ है, क्या फर्क पड़ता है बीमार है या नहीं, मरती है तो मर जाने दो उसको। ऐसा मत बोलो भाभी, मैं बस इस वक्त मजबूर हूँ। अब कुछ भी हो, इससे हमें क्या, तू जाने और तेरी वह बीमार बांझ पत्नी, और मदद चाहिए होती तो खुद आती। अब खुद देख अपने हालात। और सुनो जी, ये आखिरी बार आया है मेरे दरवाजे, बोल दो इसको ये दोबारा नहीं आना चाहिए यहाँ पर। बस भाभी अब बहुत हुआ, मैं तब से आपकी बकवास सुन रहा हूँ। यह मत भूलो कि आपने ही मुझसे मेरा सब कुछ छीना है। मेरे हिस्से की आधी जमीन आपने हड़प ली, मेरे पे खेत हड़प लिए, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला भाभी। किस खेत की बात कर रहा है तू? वो मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा, समझा तू? अब जा यहाँ से, निकल। अरे धनीराम, ये तुम्हारे भैया और भाभी, ये तो बड़े ही घमंडी हैं, ऐसे भी भला कोई करता है क्या? ओ धनीराम के चमचे, चुप बैठ, वरना भाग जाए यहाँ से, बढ़ाया हम पे उंगली उठाने वाला। अब बहुत हुआ, चलो धनीराम अब यहाँ से। कब तक इन पर अपनी बेइज्जती करवाओगे? मैं करूँगा सुनीता भाभी को ठीक, तुम चलो यहाँ से। शायद मैं ही गलत था, सबका बोझ अकेले उठाने की कोशिश की, पर अब मैं हार नहीं मानूंगा। अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। इतना बोलकर धनीराम और चीनू खरगोश चल देते हैं और घर पहुंच जाते हैं। क्या हुआ जी, परेशान लग रही हो? भैया भाभी ने हमारी मदद के लिए पैसे नहीं दिए क्या? सुनीता भाभी, मैं बताता हूँ आपको सब कुछ, वहाँ पर हुआ क्या। चीनू खरगोश सुनीता को सारी बातें बता देता है और सुनीता बोलती है, वे लोग है ही ऐसे और ना ही कभी सुधरेंगे, हम खामखा उनसे उम्मीद लगा बैठे। हाँ सुनीता, तुम सही बोल रही हो, उन्होंने आज मेरे साथ बहुत गलत किया और एक दिन ऐसा आएगा जब वो लोग भी मेरी ही जगह होंगे। आप चिंता मत करिए जी, मैं ठीक हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, सब कुछ टूटता जा रहा है। मैं तुम्हारा इलाज कहां से कराऊं, पर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा इलाज करवा कर ही रहूंगा। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब जो करूँगा मैं करूँगा, बस तुम जो करना जो मैं बोलूँगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं चीनू। अब वक्त है असली भरोसा दिखाने का मुझ पर। कल सूरज उगने से पहले तुम मेरे साथ जंगल चलो, जो होगा वह चमत्कार होगा, लेकिन मुझ पर भरोसा रखना। तुम बोल क्या रहे हो? नदी जंगल बताओ तो सही कुछ। कल का इंतजार करो धनीराम भाई, बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है।
अगली सुबह धनीराम खरगोश को लेकर जंगल की ओर चल देता है और नदी के पास पहुंचता है। हम यहाँ जंगल में इस नदी के किनारे पर क्यों आए हैं चीनू? बस अब चुप बैठो, जो मैं कहूँ भे करना। खरगोश आंखें बंद करता है और धीमी आवाज में कुछ मंत्र बुदबुदाता है। ये क्या है? तू क्या कर रहा है चीनू? चमत्कार और विस्मय दोनों साथ चलते हैं। आज जो मैं कर रहा हूँ उससे सुनीता भाभी ठीक हो जाएगी। खरगोश कुएं से कुछ बूंद निकालता है, एक शीशी में भरकर धनीराम को देता है। धनीराम भाई, इसे सुनीता भाभी को पिलाओ, एक बार में सब ठीक हो जाएगा और कुछ दिनों में तुम्हारी किस्मत भी बदलने लगेगी। क्या सच में तुम बोल रहे हो? ऐसा हो सकता है? अब तुम घर खुद चलकर ही देख लेना। चीनू और धनीराम घर चल देते हैं और धनीराम सुनीता को दवा पिलाता है और बोलता है, ले, ये कुछ विशेष दवा है, पियो और आराम करो। तुम बहुत अच्छे हो जी, सब कुछ सहते हुए भी मेरे लिए भागदौड़ करते रहते हो। कुछ देर बाद सुनीता गहरी नींद में सो जाती है, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। मेरा पहला कदम पूरा हुआ, अब दौलत और बदलाव की बारी है। अगले दिन सुबह होती है और सुनीता बोलती है, अरे मुझे हल्का हल्का लग रहा है, सिर दर्द भी नहीं है और बुखार भी गायब है। ये सुन धनीराम खुश हो जाता है और बोलता है, सुनीता, तू उठ गई? कैसा लग रहा है अब तुझे? जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कैसे हुआ? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा जी। कहा था ना, भरोसा रखो, अब देखो हो गया ना चमत्कार। तभी वहाँ धनीराम की बूढ़ी माँ आती है और बोलती है, हे भगवान, ये तो सचमुच ठीक हो गई और बिना दवा गोली के। अरे खरगोश, तू तो सच्चा देवदूत निकला रे। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ अम्मा, असली शक्ति विश्वास और नेक नियत की है। मुझे माफ कर दो चीनू खरगोश, मैंने तुम्हें भी भला बुरा बोला। तुमने सच बोला, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अगले दिन आंगन में सभी बैठे हैं, माहौल थोड़ा खुशनुमा है। चीनू, अब तो मैं सच में सोचने लगा हूँ कि तू इस घर के लिए सौभाग्य लेकर आया है। बस अब अगला कदम है तुम्हारे जीवन की तकदीर को नई दिशा देने का। पर कैसे चीनू खरगोश? आज शाम को मैं तुम्हें एक जंगल ले चलूंगा जहाँ से तुम्हारा भाग बदलेगा। बस फिर वही करना जो मैं कहूँ। चीनू खरगोश और धनीराम जंगल के लिए चल देते हैं। ये रास्ता तो मैंने कभी नहीं देखा। तू कहाँ ले जा रहा है चीनू मुझे? बस कुछ दूर और देखो सामने। दोनों देखते हैं कि एक रहस्यमयी गुफा सामने है और वे दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। चीनू, हम अंदर क्यों जा रहे हैं? ये करम कुंजी की गुफा, यहाँ हर वो चीज मिलेगी जो तुमने नेक नियत से मांगी हो, लेकिन एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त? तुम्हें अपने दिल की सबसे बड़ी इच्छा यहाँ जोर से बोलनी होगी और फिर कभी लालच नहीं करना होगा। मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा चीनू। धनीराम आंखें बंद करता है और बोलता है, हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी हमेशा स्वस्थ रहे, मेरी माँ चैन से जिए और मेरे घर में रोजी रोटी बनी रहे, मैं दूसरों की मदद कर सकूं। मांग लिया ना, तो चलो अब मेरे साथ घर वापस। चीनू और धनीराम घर वापस आ जाते हैं और धनीराम देखता है कि उसका छोटा सा घर बड़ा सा बंगला बन गया है। ये सब कैसे हुआ? क्या ये सच में मेरा ही घर है और वो भी इतना बड़ा? हाँ धनीराम, ये तुम्हारा ही घर है और अब नियत साफ हो तो खुद भी मदद करता है। ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है और मैंने बोला था ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आज तो भगवान की भी कृपा लगती है। घर में गेहूं के बोरे, तेल, गुड़ सब कुछ भर गया है। अब मैं भी मंदिर जाऊंगी माँ जी, पूजा करने। ये सब खरगोश जी की वजह से हुआ है। अरे भाभी, पूजा तो मत करना, बस मिठाई खिला देना। उधर हरिराम ममता से बोलता है, कितना समझाया तुझे, वो धनीराम कुछ कर लेगा। तूने उसकी हंसी उड़ाई थी ना, अब देख ले, ये अब तेरी वजह से हुआ है सब कुछ। अब क्या करूं तो मैं जाकर भीख मांगू उनसे? अब जाकर उससे माफी मांगनी होगी।
वे दोनों धनीराम के घरों पहुंच जाते हैं और धनीराम बोलता है, अरे बड़े भाई, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना बड़े भाई? मैं लज्जित हूँ भाई, हमने तुझे ताने मारे और तू आज भी मेरे लिए खड़ा है धनीराम भैया। रिश्ते तानों से नहीं टूटते भाई। अब मैं चाहता हूँ आप भी समझ जाएं। हाँ, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुमको बहुत बुरा भला बोला धनीराम। कोई बात नहीं भाभी। ये सब देख खरगोश बोलता है, खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है चीनू। खरगोश, तुम्हारी वजह से ही मेरी पत्नी ठीक हुई, तुम्हारी वजह से ही मुझे इतना सब कुछ मिला। हाँ चीनू खरगोश, जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम सच में बहुत अच्छे हो और मेरा कोई बच्चा नहीं है, पर तुम मेरे बच्चे से कम नहीं हो और आज से तुम मेरे बेटे जैसे हो। सुनीता, मुझे भी माफ कर दो, मैं भी हमेशा तुमको भला बुरा सुनाया, हमेशा तुमको ताना मारती रही, तुमने मुझे मुड़कर जवाब नहीं दिया। मैं कितनी गलत थी और एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझी। मुझे माफ कर दो सुनीता। कोई बात नहीं माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हमारी किस्मत में बस यही लिखा है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम उन्होंने अपनी गलती मान ली, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और आज से हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे।